कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक छोटे से टाउन में लोगों को नदी किनारे पिकनिक मनाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी अचानक बिना किसी इंसान के एक बोट नदी में तैरती हुई उनके करीब आई। लेकिन बोट के अंदर जो मिला वो देखकर ये लोग हैरान रह गए। इस बोट के अंदर एक बुरी तरह से गली सड़ी डेड बॉडी थी। ये शरीर बहुत ज्यादा बुरी हालत में था। जल्द ही वहाँ का पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस वहाँ पहुँच गया। हॉकिंस के आने से पहले ही फोरेंसिक ऑफिसर कॉनी वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने हॉकिंस को बताया कि डेड बॉडी बहुत बुरे हाल में है और इसके शरीर में हड्डियां तो हैं ही नहीं, सिर्फ मांस बचा है। ये बहुत अजीब सा केस था। ऐसा लग रहा था किसी ने हड्डियां निकाल ली हों, जो कर पाना आमतौर पर नामुमकिन सा लगता है। शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जेकब नाम के डॉक्टर ने शरीर का निरीक्षण किया। पूरी जांच पड़ताल के बाद जेकब ने हॉकिंस को बताया कि ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने बड़े ही ध्यान से सारी हड्डियां निकाल ली हों। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा किया कैसे होगा उसने। जेकब को इस शरीर के अंदर एक मधुमक्खी जैसा कीड़ा भी मिला। इस कीड़े को जेकब ने एक जार में बंद कर दिया था। हॉकिंग ने कॉनी को ये जार दिया ताकि इसे ध्यान से रख दिया जाए। हो सकता है ये सबूत के तौर पर काम आ जाए और मौत के कारण का पता लगाया जा सके। जल्द ही कॉनी को इस आदमी का नाम पता चला। इस आदमी का नाम था डॉक्टर कोल पार्सन्स। वो एक साइंटिस्ट है जो लगभग 1 साल पहले यहाँ रहने आया था। उन्हें इस आदमी का वॉलेट और कुछ सामान बोट पर ही मिला। वो पहले ही यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया और अकेले जाकर नदी के किनारे रहने लगा, जंगल के बीचों बीच। हॉकिंस को इस केस की अच्छे से जांच करने के लिए उस आदमी के घर जाना होगा। इसके बाद हम मैग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉकिंस की एक्स गर्लफ्रेंड है। मैग पुलिस के लिए जंगल की गाइड के तौर पर काम करती थी। हॉकिंस ने मैग से मिलकर इस केस के बारे में पूरी जानकारी दी। मैग उस साइंटिस्ट को जानती थी। लगभग 1 साल पहले मैग ने उस साइंटिस्ट की कुछ सामान लाने में मदद भी की थी। वो जानती थी कि ये साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता उसे। हॉकिंस ने मैग को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि इस केस की अच्छे से छानबीन हो सके और मैग इसके लिए तुरंत मान भी गई। हॉकिंस ने जेकब को भी साथ आने को कहा। इस छानबीन पर चलने से पहले हॉकिंस ने कुछ सूचना इकट्ठी की और तभी उसे एक और परेशान कर देने वाली खबर मिली। उस साइंटिस्ट की एक छोटी बेटी भी थी जो लगभग 1 साल पहले गायब हो गई थी और उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। अगले ही दिन हॉकिंस, मैग और जेकब ने सारा सामान बांधा और घने जंगल की ओर निकल पड़े। इस सफर का कुछ हिस्सा उन्हें बोट से तय करना होगा ताकि वो साइंटिस्ट के केबिन तक पहुंच सकें। जब ये लोग रास्ते में थे तो अचानक कॉनी का फोन आया। कॉनी ने बताया कि जो कीड़ा इस आदमी के शरीर में मिला है वो कल तो मर गया था और आज फिर से जिंदा हो गया। कॉनी ने पूछा कि क्या मैं इस कीड़े को जांच के लिए लैब में भेज दूं, लेकिन हॉकिंस ने कहा कि मेरे लौटने का इंतजार करो। कॉनी ने यह भी बताया कि जब इस साइंटिस्ट की बेटी गायब हुई थी तो उसकी पत्नी का दिमागी संतुलन हिल गया था और उसे 3 महीने तक अस्पताल में रखा गया था। वो बार बार अपने पति को ही अपनी बेटी के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। जैसे जैसे रात हुई हॉकिंस, मैग और जेकब अपनी मंजिल तक पहुंचे। कभी नदी किनारे जो सुंदर घर हुआ करता था वो अब एक डरावना अकेला कैबिन बन चुका है जहां कोई नहीं आता जाता, किसी तरह का कोई रखरखाव नहीं है। मैग ये देखकर बहुत दुखी हुई क्योंकि जब 1 साल पहले वो यहाँ आई थी तो ये जगह बहुत खूबसूरत थी। हॉकिंस ने मैग और जेकब को बाहर रुकने को कहा और उसने पहले अंदर जाकर देखा कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं है। उसने आवाज भी लगाई कि शायद अंदर कोई हो, लेकिन ये जगह पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी। सारा सामान, फर्नीचर इधर उधर बिखरा हुआ था और ये तो देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं रह रहा। जब हॉकिंस ने इस जगह की छानबीन शुरू की तो उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली, जैसे अजीब तरह से हिलती हुई छत, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदा हो। जल्द ही हॉकिंस को एक कमरा मिला जिसका दरवाजा बहुत अच्छी तरह से बंद किया गया था। उसने अभी के लिए ये दरवाजा नहीं खोला और बाहर मैग और जेकब को बुलाने गया। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि जंगल में वापस जाना सही नहीं रहेगा, रात को यहीं रुक जाते हैं। लेकिन इस जगह का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। घर में घूमते हुए भी अजीब और डरावनी आवाजें गूंज रही थी। हॉकिंस ने कहा कि डरने की बात नहीं है, ये आवाजें किसी चूहे या रकून की होंगी। लेकिन असल में तो टेंशन बढ़ती गई। अचानक इस कैबिन की लाइटें जलने बुझने लगी, जिससे ये जगह और भी ज्यादा अजीब और डरावनी लगने लगी। जल्द ही उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि नींद तो यहाँ वैसे भी नहीं आएगी, तो थोड़ी छानबीन ही कर लेते हैं। नीचे बेसमेंट में उन्हें एक बड़ी बिजली पैदा करने वाली मशीन मिली। ये अजीब सी मशीन एक बड़े इंडस्ट्रियल चार्जर जैसी लग रही है। पूरी तरह इस मशीन का क्या काम है ये उन्हें भी समझ नहीं आया।
लेकिन ये मशीन काफी ताकतवर और खतरनाक लग रही है। हॉकिंस ने जो रिसर्च यहाँ आने से पहले की थी उसमें भी ऐसी किसी मशीन का जिक्र था। इस घर की रसोई में छानबीन करते हुए उन्हें पता चला कि रसोई की अलमारी से कुछ तारें ऊपर की तरफ जा रही हैं। इन तीनों ने अंदाजा लगाया कि जो भी मशीन इस घर में मौजूद है वो जरूर ऊपर वाले कमरे में होगी। खैर जो कमरा हॉकिंग को पहले बंद मिला था वो खुद ब खुद खुल गया। हॉकिन ने अपने दोस्तों को बुलाया और तीनों अंदर चले गए। दीवारों पर अजीबोगरीब फोटोज लगी हुई थी और तंत्र मंत्र से जुड़े हुए रहस्यमयी निशान बने हुए थे, लेकिन कुछ साइंस से जुड़ी चीजें भी थी। ये साइंस और काले जादू का एक मिक्सचर सा लग रहा था। वहाँ कुछ फोटोज तो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। वो लोग छानबीन कर ही रहे थे कि अचानक एक मकड़ी ने जेकब के मुंह पर काट लिया। डरा और घबराया हुआ जेकब अपने कमरे के बाहर भागा। हॉकिंस ने कॉनी को फोन किया और कहा कि पता लगाओ ये अजीबोगरीब घर किसने बनाया है, लेकिन छत से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से उसके फोन का सिग्नल टूट गया। वहीं जेकब और हॉकिन के बीच में भी मैग को लेकर कुछ टेंशन थी। दरअसल हॉकिन से पहले मैग जेकब की गर्लफ्रेंड थी और वो आज भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करता था। इस वजह से उन तीनों के बीच में माहौल थोड़ा अजीब हो गया। जैसे ही वो लोग सोने की तैयारी करने लगे, हॉकिन का कहना था कि उन तीनों को एक ही कमरे में रुकना चाहिए ताकि अगर कोई भी खतरा आए तो वो लोग मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन मैग ने कहा कि देखो मुझे अपना खुद का कमरा चाहिए, मैं नहीं एडजस्ट कर सकती तुम लोगों के साथ। रात को जेकब बहुत बीमार हो गया, शायद उस मकड़ी के काटने की वजह से। कोई भी ठीक से नहीं सो पा रहा था। मैग हॉकिंस के कमरे में आ गई क्योंकि उसे लग रहा था कि इस जगह में कोई बहुत ही बुरी सी शक्ति है। हालांकि उसने आज तक जंगल में बहुत सी रातें अकेली बिताई हैं, लेकिन इस जगह का एहसास कुछ अलग सा है। कोई बहुत बुरी शैतानी शक्ति मौजूद है यहाँ पर। बातों बातों में ये दोनों करीब आ गए और इनके बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। तभी हम देखते हैं कि छत से खुद ब खुद एक सीढ़ी नीचे की तरफ आई। जेकब की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी तरह से अपने वश में नहीं है। अचानक बाहर से कुछ आवाज आई। मैग और हॉकिंस ने जल्दी से कपड़े पहने। वो हथियार उठाकर बाहर निकले तो सामने एक औरत उनकी तरफ बंदूक ताने खड़ी थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि लिंडा है, डॉक्टर कोल पार्सन की बीवी, जो अपने गुमशुदा पति को ढूंढती हुई यहाँ आई थी। हॉकिंस ने उसे समझाया कि मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे पति की डेड बॉडी मिल चुकी है नदी के किनारे। लिंडा को समझ आ गया कि ये लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली। जब ये लोग बातचीत कर रहे थे तो मैग बेसमेंट में गई ताकि कैबिन की बिजली को वापस लाने का कोई तरीका ढूंढा जाए। तभी हमने वहाँ बच्ची की एक डरावनी परछाई देखी जो मैग का पीछा कर रही है। मैग को वहाँ एक गुड़िया मिली जिसे उसने अपने साथ रख लिया। तभी हॉकिंस ने देखा कि जेकब वहाँ नहीं है और वो उसे ढूंढने बाहर चला गया। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि ऊपर वाले कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हॉकिंस, मैग और लिंडा छत की तरफ बढ़ने लगे तो देखा कि जेकब इस अजीबोगरीब मशीन में फंसा हुआ है। उन्होंने जेकब को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जेकब अब जेकब रहा ही नहीं। वो पूरी तरह से खोया खोया लग रहा था। इसी घटना के दौरान लिंडा को अपनी खोई हुई बेटी की आवाज सुनाई दी, जो ऊपर वाले कमरे से अपनी माँ को आवाज लगा रही है। जेकब को मशीन से निकालने के बाद हॉकिन और बाकी लोगों ने जेकब से सवाल पूछे कि ये मशीन आखिर शुरू कैसे हुई है और वो ऊपर वाले कमरे में क्या करने गया था। जेकब बेचारा घबराया और कमजोर सा लग रहा था। वो बार बार यही बात दोहरा रहा था कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। लिंडा उस मशीन के सामने खड़ी होकर थोड़ा घबराई हुई उसे देख रही थी। मैग वहां आई और लिंडा से पूछा कि तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये मशीन है क्या। लिंडा ने बताया कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है जो बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में इस्तेमाल की जाती है। उसने आगाह किया कि ये मशीन इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। हॉकिंस लिंडा को उस कमरे में ले गया जहां वो अजीबोगरीब फोटोज दीवारों पर चिपकी हुई थी। लिंडा ये सब देखकर और ज्यादा घबरा गई। वो अपने पति के साथ 10 साल रही है और उसे अच्छी तरह से जानती है कि ये काम उसका बिल्कुल नहीं है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ये काम मेरे पति का बिल्कुल नहीं है। अब उसे डर था कि शायद किसी बेहद डरावनी चीज ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है। तभी हॉकिंस को वहाँ एक लैपटॉप मिला जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था, तो वो उसे खोल नहीं पाया। उसने लिंडा से इस पासवर्ड को खोलने में मदद मांगी। इससे पहले कि वो कुछ करते, उन्हें खिड़की से घर के बाहर कोल खड़ा हुआ मिला जो कि जिंदा और बिल्कुल ठीक था। वो घबरा कर बाहर की तरफ भागे
और समझ गए कि ये कोई भ्रम नहीं है, कोल सच में जिंदा है। गुस्से में लिंडा ने कोल को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, लेकिन कोल ने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि तुम्हारा गुस्सा जायज है और मारो चाहे मुझे। अंदर चलकर सब लोग आराम से बैठ गए। हॉकिंस ने कोल से पूछा कि तुम इतने वक्त से कहां पर थे और यहाँ क्या हुआ, ये घर ऐसी हालत में क्यों है। उसने नदी के पास बोट में मिली डेड बॉडी के बारे में भी कोल को बताया। कोल इन सब बातों को हंसकर टाल रहा था। उसने मशीन के बारे में किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। पुलिस स्टेशन में कॉनी लगातार हॉकिंस से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। जो मक्खी उस लाश के शरीर में मिली थी वो जिंदा तो हो ही गई थी, लेकिन अब वो 2 मक्खियों में बदल चुकी है। इसकी वजह कोल की वो मशीन हो सकती है। वहीं हम देखते हैं कि जेकब की हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। उसके शरीर में डरावने बदलाव शुरू हो गए थे। नाखूनों के ऊपर नए नाखून उगने लगे, जल्द ही नए दांत भी, और हड्डियों के ऊपर हड्डियां उगने लगी। वो बहुत तेजी से बदल रहा था। ये सब कुछ शायद उस मशीन की रेडिएशन की वजह से हुआ है। हॉकिन ने कोल से काफी सवाल जवाब किए, लेकिन कोल ने कोई भी सही जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि जब लिंडा ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तब भी उसने कोई खास ढंग का जवाब नहीं दिया। और उधर जेकब कोल की बातें इस तरह मान रहा था मानो वो उसका कोई नौकर हो। जब लिंडा जेकब की हालत देखने गई तो उसका शरीर इस तरह से बदला हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। वो तुरंत हॉकिंस और मैग को बताने गई। जेकब के शरीर में ऐसा भयानक बदलाव देखकर वो लोग समझ गए कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जब वो लोग बाहर निकले तो देखा कि जिस बोट से वो सब यहाँ पर आए थे वो अब गायब है। हॉकिंस को कोल के ऊपर अब और ज्यादा शक होने लगा, लेकिन कोल अभी भी इन सारी चीजों को मजाक में ले रहा था। हॉकिंस ने गुस्से में अपना आपा खो दिया। उसने कोल को एक जबरदस्त मुक्का दे मारा और उसे बांध दिया ताकि वो आगे किसी चीज में मुसीबत ना पैदा कर सके। लिंडा ने कहा कि हमें थोड़ा ढूंढना चाहिए, यहाँ आसपास कोई तो होगा ही जो यहाँ से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सके। हॉकिंस और मैग आसपास लोगों की तलाश में वहाँ से निकल गए। वो जल्द ही एक कैंपिंग साइट पर पहुंचे जहाँ बहुत सारा सामान पड़ा था। रहने खाने की जगह भी थी, लेकिन इस कैंप के अंदर बहुत सारी सड़ी गली डेड बॉडीज पड़ी हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों तुरंत वहाँ से दूर भागे। ये घिनौना दृश्य देखकर मैग उल्टियां करने लगी। हॉकिंस ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान मैग ने भावुक होकर कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। इस वक्त कैबिन में लिंडा कोल के साथ अकेली थी। लिंडा ने जब सच की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तब उसे समझ आया कि कोल ने बहुत सी सच्चाई सबसे छुपा कर रखी है। उसने कोल के लैपटॉप के पासवर्ड में टिंकर बेल डाल दिया, जिससे लैपटॉप तुरंत खुल गया। दरअसल कोल उसे पहले इसी नाम से पुकारा करता था। थोड़ी छानबीन के बाद उसे लैपटॉप में कुछ डरावनी वीडियोस मिली, जिसमें कोल ने कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। हर आदमी जो उस मशीन से गुजरा वो अपने अंदर एक बुरी शक्ति के साथ बाहर आया, जैसे कि कोई बुरी ताकत उनके ऊपर कब्जा कर लेती हो। लिंडा को ये भी पता चला कि कोल खुद भी इस मशीन से गुजर चुका है और नदी के किनारे जो लाश मिली थी वो सच में कोल की ही है। और अब जो कोल उनके सामने है वो उसका पति नहीं, एक वैश्य दरिंदा है जिसे इस मशीन ने बनाया है। इन वीडियोस में उसने ये भी देखा कि कोल ने अपनी खुद की बेटी को भी इस भद्दे एक्सपेरिमेंट में बलि चढ़ा दिया। इसी बीच कोल ने लिंडा को उस कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उसके काम में अड़चन न डाल पाए। जब हॉकिंस और मैग वापस लौटे उन्होंने देखा कि कोल वहां से गायब है। हॉकिंस ने मैग को बाहर ही इंतजार करने को कहा ताकि वो अंदर जाकर देखे कि कोई खतरा तो नहीं है। उसने अपनी बंदूक उठाई और अंदर गया। जेकब का शरीर अचानक अंदर से खुलने लगा और एक खतरनाक जीव उसके बचे हुए शरीर से बाहर निकल आया, जिसने तुरंत हॉकिंस पर हमला कर दिया। हॉकिंस ने अपनी पूरी ताकत से इस दानव का सामना किया। ठीक तभी मैग अंदर आ गई और इस दानव पर गोली चला के उसे मार गिराया। इस भयानक दृश्य को देखकर हॉकिंस ने फैसला किया कि उन्हें इस मशीन को खत्म करना होगा ताकि ये पागलपन खत्म किया जा सके। उसने मैग की सुरक्षा के लिए उसे बाहर भेजा और मशीन को जलाने की तैयारी करने लगा। इसके लिए उसने पेट्रोल और देसी बमों का इस्तेमाल किया। जल्द ही लिंडा उस कमरे से बाहर निकल आई, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। वो कोल को किसी भी हालत में खत्म कर देना चाहती थी। जब वो बेसमेंट में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी मशीन के अंदर जा रही है। भावुक होकर लिंडा भी मशीन के अंदर चली गई और इस खतरनाक ताकत का शिकार बन गई। बाहर इसी महीने शिकार हुए लोग जंगल में कहीं कहीं से कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। मैग जितने लोगों को मार सकती थी उन्हें मारती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं था
क्योंकि जंगल से ये अजीबोगरीब इंसान बहुत ज्यादा तेजी से बाहर आने लगे। उधर बेसमेंट में हॉकिंस को पेट्रोल मिला और वो उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में जाने लगा। अब लिंडा का शरीर भी काफी हद तक बदल चुका था, जिस वजह से मैग को मजबूरी में उसे भी गोली चलाकर खत्म करना पड़ा। ऊपर वाले कमरे में हॉकिंस और कोल के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कोल ने हॉकिंस की 2 उंगलियां मुंह से काटकर अलग कर दी। हॉकिंस ने एक लोहे की रॉड से कोल का सर कुचल दिया। मौका मिलते ही हॉकिंस ने मशीन को आग लगा दी। आग बहुत जल्दी फैलने लगी थी, इसलिए हॉकिंस ने चिल्लाकर मैग को बाहर जाने के लिए कहा। मैग तो बाहर चली गई, लेकिन कोल दोबारा उठ गया और उसने हॉकिंस को पकड़ लिया ताकि वो बचकर न जा पाए। एक बड़े धमाके से पूरा घर उड़ गया और सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन हॉकिंस ने उसे रोकने के चक्कर में अपनी जान कुर्बान कर दी। अब मैग अकेली रह गई थी और हर तरफ से अपने ऊपर हमला होता देखकर वो सुन्न पड़ गई। 8 महीने बाद हम देखते हैं कि मैग अपने घर पर एकदम सही सलामत है। कॉनी उसके पास आई ताकि हॉकिंस का कुछ सामान उसे दे सके। जैसे ही कॉनी सामान देकर गई, उसने ये सारा सामान जला दिया। इसके बाद हमने देखा कि मैग का सड़ा गला शरीर पेड़ के नीचे पड़ा था, जिससे पता चलता है कि असली मैग तो मर चुकी है। ये मशीन का बनाया हुआ एक बहरूपिया है और ये पक्की बात है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो भी आम तो नहीं होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।